जरा सोचिए, 18 मई 1974 की सुबह है। ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन पर उस दौर की सुपरहिट फिल्म बॉबी का गाना बज रहा है। हम तुम एक कमरे में बंद हों, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ठीक 9 बजे ये गाना अचानक बीच में ही रोक दिया जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है। प्लीज वेट फॉर एन इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट, यानी कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंड्स का वो लंबा सन्नाटा और फिर रेडियो पर एक ऐसी खबर गूंजी जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया और हाँ, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एकदम हैरत में डाल दिया। ये खबर थी पोखरण में हुए भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि आजादी के सिर्फ 27 साल बाद बिना किसी भारी फंडिंग और बिना अमेरिका की परमिशन के भारत ने ये नामुमकिन सा लगने वाला न्यूक्लियर हाइस्ट आखिर अंजाम कैसे दिया। सराउंडेड बाय थ्रेट्स। खैर, इस पूरे मिशन का टर्निंग पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हिरोशिमा और नागासाकी की बर्बादी ने दुनिया को बता दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर सकते हैं। इसी को देखते हुए डॉक्टर होमी भाभा ने जनवरी 1954 में बार्क की स्थापना की। पर असली ट्विस्ट ये था कि सरकार से अभी भी बम बनाने की परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन वक्त बिल्कुल भारत के खिलाफ भाग रहा था। जियोपॉलिटिकल खतरों की घड़ी टिक टिक कर रही थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारी नुकसान और फिर 1964 में चीन का खुद का न्यूक्लियर टेस्ट। अभी देश इन झटकों से संभल भी नहीं पाया था कि 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध हो गए, वो भी तब जब हम बांग्लादेश की आजादी में मदद कर रहे थे। उस दौर का प्रेशर इमेजिन कीजिए। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेज दिए थे और अरब सागर में ब्रिटेन के वॉरशिप्स आकर खड़े थे, एक तरह से दोनों तरफ से घेरने की कोशिश। इन्हीं लगातार बढ़ते खतरों और भयानक दबाव ने आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस डेस्परेट पर बेहद जरूरी न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दिखाने पर मजबूर कर दिया। द सीक्रेट साइंस मिशन। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1966 के एक प्लेन क्रैश में डॉक्टर भाभा के दुखद निधन के बाद इस सीक्रेट मिशन की कमान आई बार्क के नए डायरेक्टर राजा रमन्ना के हाथों में। उनका साथ दिया DRDO के डायरेक्टर BD नाग चौधरी ने। इन दोनों ने मिलकर PK अयंगर और R चिदम्बरम जैसे दिग्गजों सहित कुल 75 साइंटिस्ट्स की एक टॉप सीक्रेट टीम तैयार की। पैरानोया और सीक्रेसी का लेवल ये था कि साइंटिस्ट के अलावा सिर्फ 3 राजनेताओं को इसकी भनक थी। खुद PM इंदिरा गांधी, उनके चीफ सेक्रेटरी DP धर और पूर्व सेक्रेटरी PN हक्सर। यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय तक को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिकी जासूसों को जरा भी भनक लग जाती तो वो इस ऑपरेशन को वहीं दबा देते। ये पूरा प्रोसेस सच में किसी हाई स्टेक्स हाइस्ट से कम नहीं था। 1970 में एक लीक की वजह से ट्रॉम्बे का प्लूटोनियम प्लांट बंद पड़ा था, तो प्लूटोनियम कहाँ से लाएं? राजा रमन्ना ने जनवरी 1973 में सीधे पूरेनमा रिएक्टर को शटडाउन करने का डेयरिंग ऑर्डर दे दिया। टारगेट था वहां रखे 18 किलो के स्टॉक पाइल से 6 किलो प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट करना। द हार्टबीट ऑफ द बॉम्ब। प्लूटोनियम के बाद बारी आई सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से की, न्यूट्रॉन रिएक्टर। इसे आप बम का दिल कह सकते हैं। साइंटिस्ट वासुदेव के एरिया ने इसे सिर्फ 18 महीने में बनाकर तैयार कर दिया और हैरानी की बात देखें, ये धमाके से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 4 मई 1974 को ही फाइनलाइज हुआ था। लिटरली सिर्फ 2 हफ्ते पहले। चूजिंग द पोखरण साइट। अब बम तो बन गया, पर सवाल था इसे टेस्ट कहाँ करें? टीम को एक सिक्योर, कम आबादी वाला इलाका चाहिए था और उनकी ये तलाश खत्म हुई जोधपुर और जैसलमेर के बीच पोखरण की रेतीली जमीन पर। ये जगह एज अ कैमोफ्लाज बिल्कुल परफेक्ट थी। कम आबादी और ऊपर से ये एक एक्टिव आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज थी, यानी मिलिट्री ट्रकों की आवाजाही वहां इतनी नॉर्मल थी कि अमेरिकी सैटेलाइट्स को कुछ शक ही नहीं हुआ। एक और बड़ा टेक्निकल रीजन था वहां की रायोलाइट चट्टानें। ये नॉन पोरस होती हैं, मतलब इनमें छिद्र नहीं होते, जिससे किसी भी रेडियो एक्टिव लिक्विड का ग्राउंड वाटर में लीक होने का चांस प्रैक्टिकली 0 था। 900 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दूरी है 900 किलोमीटर। मुंबई से पोखरण तक इस न्यूक्लियर डिवाइस को चुपचाप ट्रांसपोर्ट करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 3 दिन तक लगातार सख्त मिलिट्री सर्वेलेंस के बीच इसका सफर चला। हर सेकंड यही डर था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब वक्त था फाइनल एग्जीक्यूशन का। डिवाइस को टेस्ट साइट से सिर्फ 40 मीटर दूर एक शेड में असेंबल किया गया। फिर धीरे धीरे बेहद एहतियात के साथ इसे एक L आकार के शाफ्ट में उतारा गया और रेत और सीमेंट से पूरी तरह सील कर दिया गया। साइंटिस्ट्स 5 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में बैठे थे और उनकी सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कुछ भी सीधा नहीं होता। एक बड़ा ही आयरॉनिक हर्डल आया। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ड्राई एंटरप्राइज।
जनवरी 1974 में जब टीम इसी ऑपरेशन के तहत शाफ्ट खोद रही थी तो सोचिए क्या हुआ। इस सूखे रेगिस्तान में अचानक पानी निकल आया। उन्हें तुरंत वो जगह छोड़नी पड़ी और फरवरी में एक बिल्कुल नई शाफ्ट खोदनी पड़ी। खैर, अब एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। यह हिस्टोरिक टेस्ट सुबह 8 बजे के लिए शेड्यूल था, तो फिर ये एग्जैक्टली 5 मिनट डिले क्यों हुआ? इसके पीछे एक थोड़ा डार्क ह्यूमर वाला किस्सा है। टीम के ही एक मेंबर वीएस सेठी की जीप ठीक धमाके से पहले साइट पर आकर खराब हो गई और उन्हें सेफ डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए ही आखिरी वक्त में इस टेस्ट को 5 मिनट के लिए रोकना पड़ा था। और फिर 8:05 अ क्रेटर इन द अर्थ। 8:05 पर वो विशाल धमाका हुआ। जमीन में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आसपास के लोगों को लगा जैसे कोई भारी भूकंप आ गया हो। पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का डर तो था, पर इस एक धमाके ने उस वक्त भारत को अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और यूके की लीग मिलाकर खड़ा कर दिया। भारत अब दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर था। अ डिक्टेटर्स सीक्रेट ऑफर। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिलॉग भी है। मई 1978 राजा रमन्ना इराक के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने तोवेथा न्यूक्लियर फैसिलिटी का टूर किया, लेकिन उस दौरे के आखिरी दिन उनकी मुलाकात तानाशाह सद्दाम हुसैन से हुई और वो आधी रात की मुलाकात बेहद खौफनाक साबित हुई। सद्दाम ने सीधे ऑफर दिया, यहीं रुक जाओ और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को संभालो, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। ये ऑफर सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सद्दाम हुसैन उस वक्त कितना बड़ा खतरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके दर्जनों दुश्मन थे और आगे चलकर 1991 के गल्फ वॉर में वो 42 देशों से अकेला भिड़ा था। ये ऑफर लिटरली एक मौत के फरमान जैसा था। What if राजा रमन्ना had said yes? जरा सोचिए, अगर राजा रमन्ना ने उस रात हाँ कह दिया होता तो आज इतिहास क्या होता। डर के मारे रमन्ना पूरी रात सो नहीं पाए और अगली सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर वापस भारत लौट आए। ये वही साइंटिफिक स्पिरिट और हिम्मत थी जिसने आगे चलकर 1998 के पोखरण 2 टेस्ट की नींव रखी, जहां हमने सफलतापूर्वक अमेरिकी सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंक दी। इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं, पर जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि अगर उस दिन उन साइंटिस्ट ने हार मान ली होती तो क्या आज ग्लोबल स्टेज पर भारत का रुतबा यही होता।